हालिया ईरान इसराइल के जंग के तनाजुर में अमेरिका का जो किरदार रहा वो सबके सामने है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि अमेरिका ने ईरान को धोखा दिया हो, बल्कि तारीख हमें बताती है कि किस तरह माजी में भी अमेरिका ने सियासी हथकंडे इस्तेमाल करते हुए ईरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सिनेमा की दुनिया में इस तरकीब के लिए प्रोपेगेंडे की इस्लाह इस्तेमाल की जाती है। हॉलीवुड ने रियासती पॉलिसीज को बयान करने और तस्वीर का एक रुख दिखाने के लिए सैकड़ों प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई। डॉन न्यूज पर शाया खुरम सुहेल की तहकीकाती रिपोर्ट में तहलका खेज तफसीलात दी गई है। पहली और दूसरी जंग अजीम हो या फिर अमेरिका रूस की सर्द जंग, वियतनाम और अफगानिस्तान में जारियत का कोई पहलू हो या पाकिस्तान में महदूद ऑपरेशन के नाम पर की गई दखल अंदाजी, हॉलीवुड ने हमेशा अपनी फिल्मों के जरिए उन तमाम पहलुओं को दुरुस्त साबित करने की कोशिश की है। खबरों की दुनिया और गुफ्तगू शायद नौजवान नस्ल को इतना मुतासर ना करती हो जिस कदर सिनेमा की दुनिया कर सकती है। इसलिए हॉलीवुड अपने रियासती वसाइल के बलबूते पर प्रोपेगेंडा फिल्में बनाने का माहिर है। इन वाकयात के तनाजुर में चंद एक फिल्में बतौर हवाला देखी जा सकती हैं। उनमें पहली जंग अजीम के तनाजुर में लॉरेंस ऑफ अरबिया 1962-1917, 2019 दूसरी जंग अजीम के तनाजुर में द बुर्ज ऑन द रिवर क्वाई 1957, डनकर्क 2017 और ओपेनहाइमर 2023 शामिल है। अमेरिका रूस सर्द जंग के हवाले से एंजेलिना जूली की फिल्म सॉल्ट 2010 और जेनिफर लॉरेंस की रेड स्पाउट 2018 मजबूत प्रोपेगेंडा फिल्में रही हैं। वियतनाम जंग के तनाजुर में प्लाटून 1986, अफगानिस्तान की हिमायत में रैम्बो 3 1988 और बाद में इसकी मुखालफत में कंधार 2023 शामिल है। अफगान जहाद के तनाजुर में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के किरदार के हवाले से चार्ली विल्सन 2007 भी अहम प्रोपेगेंडा फिल्म रही है। ईरान के इस्लामी इनकलाब के हवाले से आर्ग्यू 2012 और पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन की तलाश के लिए किए गए ऑपरेशन के तनाजुर में बनाई गई फिल्म जीरो डार्क 30 2012 काबिल जिक्र प्रोपेगेंडा फिल्में हैं। ईरान और पाकिस्तान के हवाले से बनाई गई दोनों फिल्मों की रिलीज का साल भी एक है और ये दोनों फिल्में अमेरिका और दुनियाई सिनेमा के मकबूल तरीन फिल्मी अवार्ड ऑस्कर के लिए नामजद हुई और हतमी तौर पर नतीजा फिल्म आर्ग्यू के हक में निकला। इसने बेहतरीन फिल्म समेत कई एजाजात अपने नाम किए। इस फिल्म पर ईरान ने नाराजगी का इजहार किया। अलबत्ता पाकिस्तान के तनाजुर में बनाई गई फिल्म जीरो डार्क 30 पर पाकिस्तान ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। ये दोनों फिल्में देखने के लायक हैं। फिल्म आर्ग्यू के बारे में दावा किया गया है कि ये हकीकी कहानी पर मबनी है, मगर हकीकत इसके बरअक्स है। इसमें बहुत सारे वाकयात सिर्फ ज़ेबे दास्तान के लिए शामिल किए गए हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि मरकजी वाकया हकीकी है। जब ईरान में इस्लामी इनकलाब आ चुका था और ईरान से साबिक बादशाह और हुक्मरान शाह मोहम्मद रजा पहलवी मुख्तलिफ ममालिक में जिलावतनी की जिंदगी बसर कर रहे थे और इलाज की गर्ज से अमेरिका के सदर जिमी कार्टर ने उन्हें सियासी बना दी, तो ये इक़दाम ईरानी अवाम को बहुत नागवार गुजरा और इसके रद्द-ए-अमल के तौर पर तेहरान में कायम अमेरिकी सिफारतखाने पर एक मुश्तइल हजूम ने हमला कर दिया। ये वाकया 4 नवंबर 1979 को रोनुमा हुआ। इस मौके पर 67 अमेरिकी सिफारतकार यरगमाल बनाए गए, जिन्हें 444 दिनों की कैद के बाद रिहाई दी थी। अलबत्ता जब ये वाकया हो रहा था तब 6 सिफारतकार किसी तरह भागकर कैनेडियन सफीर केन टेलर के घर तहखाने में छुप गए और फिर CIA ने उन्हें ईरान से एक हॉलीवुड की जाली फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नुमाइंदे बनाकर कैनेडियन पासपोर्ट की मदद से निकाला। वो कमर्शियल फ्लाइट से एयरपोर्ट पर ईरानी हुकाम को चकमा देकर भागने में कामयाब हुए। इस वाक़े को मरकूजा फिल्म में इंतहाई तजस्सुस के साथ बयान किया गया है। अंतोनियो जे मेंडिस जो CIA के एहलकार थे, तेहरान से उन 6 अमेरिकी सिफारतकारों को निकाला था। उन्होंने अपनी यादाश्तें कलमबंद की, जबकि उनकी किताब का उन्वान द मास्टर ऑफ डिस्गाइज है। इस कहानी पर मबनी स्क्रिप्ट अमेरिकी स्क्रिप्ट नवीस क्रिस ट्रियो ने लिखा और कहानी को बहुत ही उम्दा तरीके से लिखने में कामयाब रहे।
यही वजह है कि फिल्म में कई क्लाइमेक्स आए और एक प्रोपेगेंडा फिल्म होने के बावजूद भी नाज़रीन की दिलचस्पी इसमें बरकरार रही। अलबत्ता हक़ाइक़ के मुनाफी कई वाक़यात हैं जिन पर ईरान ने भी एतराज़ात किए हैं। जाहिर है कि एक प्रोपेगेंडा फिल्म सिर्फ अपना बयानिया ही पेश कर सकती है। इस फिल्म का स्क्रिप्ट लॉर्ड ऑफ लाइट के नाम से लिखा गया था, मगर CIA ने इसका नाम तब्दील करके आरक्यू रखा। इस फिल्म को बनाने का फैसला किया गया तो कई हॉलीवुड के मारूफ शख्सियात बतौर प्रोड्यूसर इसका हिस्सा बने, जिसमें सर-ए-फहरिस्त जॉर्ज क्लूनी है। फिर फिल्म में मरकजी किरदार निभाने वाले इस फिल्म के हिदायतकार बेन एफ्लेक भी शरीक प्रोड्यूसर रहे। अपनी लागत से 5 गुना ज्यादा कमाने वाली इस फिल्म ने एक बेहतरीन प्रोपेगेंडा फिल्म होने का मेयार भी कायम किया। फिल्म के तमाम पहलुओं पर खास तवज्जो दी गई। मिसाल के तौर पर इस वाक़े पर फिल्म बनाने की तहरीक भी इस फिल्म के स्क्रीन प्ले राइटर क्रिस्टियो ने दी। उन्होंने इस तरह के कुछ बड़े वाक़यात पर बनाई गई फिल्मों का जिक्र किया और आखिरकार इस वाक़े पर भी फिल्म बन गई, जिसे उन्होंने खुद ही लिखा। इस फिल्म की अक्सबंदी अमेरिका और तुर्किया में और बाकमाल तरीके से हिदायतकार बेन एफ्लेक ने ईरान का मंजरनामा ईरान में शूट किए बगैर ही तैयार कर दिया, जो फिल्म बीनों को देखकर ईरान में मौजूदगी का एहसास भी दिलाता है। फिल्म में बड़ी महारत से इस वक्त की रियल टाइम की न्यूज और वीडियोस को फिल्म का हिस्सा बनाया गया है। उस अहद की मौसीकी की झलक भी फिल्म की कहानी में अक्स होती हमें नजर आती है। इस फिल्म की कहानी लिखने के लिए 26 स्क्रिप्ट प्रोडक्शन कंपनी को मौसूल हुए, जिनमें से एक अमेरिका के मायानाज फिल्मसाज स्टीवन स्पीलबर्ग का भी था। इस फिल्म में तमाम अदाकारों ने अपने किरदारों को बहुत शानदार तरीके से अदा किया। फिल्म पर हकीकत का गुमान हुआ। ये फिल्म 50वीं ऑस्कर अवार्ड में 7 शोबों में नामजद होने के बाद 3 अवार्ड अपने नाम कर सकी, जिनमें बेहतरीन फिल्म, बेहतरीन माखूज स्क्रिप्ट और बेहतरीन एडिटिंग शामिल है। इसके अलावा इस फिल्म ने दुनियाई सिनेमा के और भी कई बड़े एजाज अपने नाम किए। इस वाक़े के दौरान इस वक्त के ईरानी सदर अबुल हसन बनी सदर ने दलील दी कि कलम में इसकी हकीकत को मद्देनजर नहीं रखा गया है कि काबीना के ज्यादातर अरकान ने तमाम अमरीकी एहलकारों को फौरी रिहा करने की वकालत की थी। जियान कोमशी, एक कैनेडियन मुसन्निफ और ईरानी नयाब रेडियो शख्सियत, का ख्याल था कि इस फिल्म में ईरानी अवाम की मनफी और परेशान कुन तस्वीर कशी की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म का वक्त नाकिस था क्योंकि अमरीकी और ईरानी सियासी ताल्लुकात इंतहाई निचली सतह पर थे। ईरान में फिल्म की मकबूलियत की तशरीहात मुख्तलिफ हैं। इस हकीकत से लेकर कि फिल्म में इंकलाब की ज्यादतियों और यरगमारियों के बहरान की मंजरकशी की गई है। ईरानी इसे इस बात की याद दहानी के तौर पर देखते हैं कि सिफारत खाने के कब्जे के कई दहाइयों बाद अमरीका के साथ खराब ताल्लुकात और ईरान को इसके नताइज की कीमत अदा करनी पड़ी। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद ईरान ने फिल्म के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए फ्रांस में एक बुनियाद परस्त वकील की खिदमत हासिल की और दावा किया कि ये फिल्म सिफारत खाने की यरगमारियों के बहरान के लिए तेहरान के खिलाफ गुस्सा निकालकर ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाइयों की राह हमवार करने के लिए बनाई गई थी। अटॉर्नी ने दावा दायर करते हुए कहा कि बेन एफ्लेक इस इम्कान के लिए जंगी जराइम का मुशरिक है। फ्रांस की एक अदालत में इस मुकदमे की समाअत एक जज ने की, जिसने इस पेशकश को सुना और फिर फौरी तौर पर मुकदमे को बेबुनियाद करार देकर खारिज कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की तारीख के प्रोफेसर जॉन कोल का भी ऐसा ही अंदाजा था। उन्होंने लिखा कि फिल्म का बयानिया इन वाकयात के लिए मुनासिब तारीखी सियाको सबाब फराहम करने में नाकाम रहा जो इस फिल्म में पेश किए गए हैं, और इस तरह की गलतियों की वजह से फिल्म के तमाम ईरानी किरदारों को नस्ली दकियानूसी तस्वुरात के तौर पर दिखाया गया है। फिल्म में सिफारत खाने के कब्जे की तारीख की अहमियत को भी नजरअंदाज किया गया है। मार्क बाउटन ने इस मौजू पर अपनी किताब में लिखा है कि 4 नवंबर को तुलबा के कौमी दिन के तौर पर तस्लीम किया गया था ताकि 1 साल कबल शाह की पुलिस के हाथों हलाक होने वाले तुलबा मुजाहिरीन को तस्लीम किया जा सके। उन्होंने ये भी इशारा किया
कि ये वही तारीख है जिसे 15 साल कबल आयतुल्लाह खमीनी को जिलावतन किया गया था। इस वाक़े का असल हीरो कैनेडियन सफीर था, लेकिन फिल्म में इसका किरदार मुख्तसर है और इसकी जगह CIA के कारिंदे को हीरो बनाकर पेश किया गया, जो एक तारीखी होती है, जिसका इस वक्त के अमेरिकी सदर जिमी कार्टर ने भी एतराफ करते हुए कहा कि फिल्म बहुत अच्छी है। लेकिन फिल्म में बैन एफ्रिक का किरदार सिर्फ 1.5 दिन तेहरान में था। मरकजी हीरो मेरी राय में केन टेलर था, जो कनाडा का सफीर था, जिसने इस पूरे अमल को तरतीब दिया था। इस तरह फिल्म में कनाडा का सिफारतखाना बंद करने की बात हुई, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। फिल्म के हिदायतकार ने ऐसी कई गलतियों का एतराफ भी किया। इस फिल्म में ये तासुर भी दिया गया कि बरतानिया और न्यूजीलैंड के सिफारतखानों ने इन 6 अमरीकी सिफारतखानों को अपने यहाँ बना दिया, जबकि हकाइक इसके बरअक्स थे। इब्तदाई तौर पर ये सिफारतकार बरतानिया की मदद से महफूज हुए थे, जिनको फिर बाद में कैनेडियन सफीर के घर मुंतकिल किया गया। न्यूजीलैंड और बरतानिया ने भी इन अमरीकी सिफारतकारों की बाहिफाजत वापसी में अपना कलीदी किरदार अदा किया, जिसको फिल्म में बयान नहीं किया गया है। दर हकीकत बरतानवी सिफारतखाने ने इन 6 अफराद को चंद दिनों के लिए बना लिया, लेकिन इस बात पर सबका इत्तेफाक था कि कैनेडियन सिफारतखाना ज्यादा महफूज और मौसम होगा, इसलिए वो वहाँ से चले गए। न्यूजीलैंड के एक एहलकार ने उन्हें कैनेडियन सफीर के घर तक पहुंचाया और बरतानिया ने उस वक्त मुल्क में फंसे दीगर अमरीकियों की भी मदद की। बैन एफ्रिक ने तस्लीम किया कि रफ्तार तेज करने और तनाव को बढ़ाने के लिए इसने जानबूझकर हकीकी वाकयात से इनहराफ किया। इसी फिल्म में दिखाया गया है कि जब भी ये सिफारतकार किसी काम से घर से बाहर निकले तो ईरानी आवाम से उनको खतरा महसूस हुआ, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। रिकॉर्ड पर मौजूद वाकयात इन बातों की नफी करते हैं कि फिल्म के मरकजी क्लाइमेक्स सीन में जहां तेहरान एयरपोर्ट पर उन्हें सिक्योरिटी हुकाम ने रोककर काफी तफसीली पूछगछ की थी, दर हकीकत ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसी तरह फिर फिल्म में एक ड्रामाई ताकुब का सिलसिला है। जैसे ही हवाई जहाज टेक ऑफ करता है, ये वाकया नहीं हुआ, जिसे मार्क लेजिक अपने एक इंटरव्यू में बयान करते हैं। कहते हैं कि खुशकिस्मती से हमारे लिए इस गांव में इनकलाबी गार्ड की तादाद बहुत कम थी। यही वजह है कि हम सुबह 5:30 बजे फ्लाइट के लिए रवाना हुए, हत्ता कि वो इतनी जल्दी वहां पहुंचने के लिए पुरजोश नहीं थे। इस फिल्म को देखकर कम से कम ये अंदाजा होता है कि अमेरिका किस तरह अपने सियासी मामलात को और अपने बयानिए को ज़हन नशीन करवाने वालों के लिए हॉलीवुड की फिल्मों को बतौर आला इस्तेमाल करते हैं। इस साल जब 2012 में ये फिल्म आर्ग्यू रिलीज हुई, अगर ये इस साल रिलीज ना होती तो उसके साथ साथ उसी साल रिलीज होने वाली दूसरी फिल्म ज़ीरो डार्क 30 बड़ी और मकबूल फिल्म होती। सारी तवज्जो, एजाज़ात और मकबूलियत इस फिल्म के हिस्से में आती, जो पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन की तलाश के ऑपरेशन पर बनाई गई थी। फिर व्हाइट हाउस से मिशेल ओबामा आर्ग्यू के बजाय ज़ीरो डार्क 30 के लिए ऑस्कर अवार्ड का ऐलान करती होती। अमेरिका ने ईरान और पाकिस्तान दोनों में से ईरान को तरजीह दी और यूं इस फिल्म ने दुनिया सिनेमा में एक तारीख रखी। तो कारी, आप चाहें तो ये दोनों फिल्में देख सकते हैं, मगर मेरी पहली तरजीह आर्ग्यू की है। अमेरिकी सिफारतखाने पर हमले के दौरान जब्त किए गए बहुत से खुफिया मवाद को अब तेहरान के लिए एक म्यूजियम में देखा जा सकता है। एक तारीख वो है जो इस फिल्म ने बयान की और दूसरी वो है जो तेहरान का म्यूजियम बयान करता है। झूठ और सच में साफ फर्क किया जा सकता है।